saipa yo yali mali yo yali ta konsan mana de koryala si konsan mana de koryasi yalita konsan pana de koryasi yalita ani amar channe legi ani amar channe legi yalita amar chandayale neleyo yalita thaki motali dulugyo thaki motali duligyo नमस्कार, जय किन्नौर। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश से आप लोगों के समक्ष आज के एपिसोड रूबरू शख्सियत खास। इसमें हम इस एपिसोड का हम महीने के अंतिम शुक्रवार को चलाते हैं। पिछले अक्टूबर के बाद ये एपिसोड अभी पहली बार चला रहे क्योंकि कुछ गतिविधियों के कारण हम जो है बिजी थे, तो काफी लंबे अंतराल के बाद इस रूबरू एपिसोड को चला रहे हैं। इसमें हमने पहले हमारे किन्नौर के विधायक और आदरणीय जगत सिंह नेगी जी को और वन उपाध्यक्ष आदरणीय सूरत नेगी जी को और युवा अध्यक्ष कांग्रेस के निगम मंडारी जी को हम लेकर आए हैं। और भविष्य में हम इस एपिसोड में अन्य जो है, चाहे वह सामाजिक संस्था से जुड़े हो या फिर कोई अधिकारी हो या फिर राजनीतिक दलों से जुड़े हो, हम ऐसे शख्सियत को लाने की कोशिश करेंगे आपके रूबरू के एपिसोड में और आपसे परिचय कराएंगे। और अब अभी आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर के अधिवक्ता, किन्नौर के जाने माने मशहूर, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि आप जो उनका परिचय आपने इस गाने के जरिए जो आपने सोशल मीडिया में भी सुना होगा, लेकिन बारीकी से हम परिचय जानेंगे, उनके संघर्ष जीने को जानेंगे, उनके जो है कानून की जो प्रक्रिया रहती है, किस प्रकार से जो कानून की प्रक्रिया में काम करते हैं, उसके बारे में जाने और सामाजिक गतिविधियों में कैसा उनका जो है योगदान रहता है, उस पर भी जानेंगे। कई अन्य सवाल, लेकिन इसमें हम दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि इस एपिसोड में हम जनता के प्रतिक्रिया को उठाते नहीं है। बहुत कम रेयर चांस रहता है, कोई ऐसा रहता है कि जो मुझे अतिथि के पास रखना है उसी को हम लेते हैं, वरना हम इस एपिसोड में किसी भी जो है जो किन्नौर के जितने भी हमारे जो दर्शक है, व्यूअर्स है, उनके कमेंट को हम लेते नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर बधाई या फिर अपने कमेंट को फिर भी रख सकते हैं, हमारे अतिथि महोदय बाद में उस कमेंट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं अतिथि महोदय को बुलाने से पहले उनके जीवन परिचय जो मैंने प्राप्त किए हैं। आदरणीय अमरचंद नेगी जी अधिवक्ता और पूर्व में जनजातीय सलाहकार परिषद सदस्य किन्नौर के रहे हैं।
ये ब्रेलंगी से है और इनका गांव जो है ब्रेलंगी तहसील कल्पा में पड़ता है और जन्म इनका 3/1/1989 में और इनके जन्म किन्नौर से बाहर है, इस पर भी हम जानेंगे। गांव शमोगा शमोगा कुछ इस प्रकार का है और डिगर केंद्र है और तहसील पछाड़ जिला सिरमौर, तो सिरमौर में इनका जन्म हुआ, इस पर भी हम चलिए जानेंगे क्योंकि जीवनी जो है जन्म से ही चलता है, जीवनी जो हमारा परिचय है जन्म से ही होता है। आगे है इनकी पढ़ाई 4वीं से 9वीं तक जो है कक्षा किन्नौर में हुई है, 4वीं से 9वीं तक और मैट्रिक मानगढ़ तहसील पछाड़ जिला जो है पछाड़ जिला सिरमौर से हुई है और +2 तक इन्होंने स्नातक कला की जो पढ़ाई की है गवर्नमेंट कॉलेज नाहन से की है इन्होंने और कानून स्नातक जो आजकल जो जो न्यायालय में जो आपकी जो दलील को पेश करते हैं न्यायाधीश के पास, तो आजकल जो है इन्होंने कानून स्नातक एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से की है और साथ में एलएलएम की शिक्षा जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है और 2 वर्ष तक प्रैक्टिस जो है इन्होंने शिमला में रहकर किया है और वर्तमान में जिला न्यायालय जो रिकांगपिओ में अधिवक्ता के कार्य में कर रहे हैं और इससे पूर्व जनजातीय सलाहकार रहे हैं। ये हमारे पास इनकी जीवनी है और मैं अतिथि महोदय को बुलाने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूँ इस रूबरू एपिसोड में हम जनता की प्रतिक्रिया को लेते नहीं हैं, आप फिर भी रख सकते हैं कोई ऐसा मुद्दा हो कोई न्याय संविधान से जुड़ा न्याय से जुड़ा हुआ पर्सनली किसी भी चीज़ों को हम यहाँ उठाएँगे नहीं और चलिए मिलते हैं। मिलने से पहले मैं सभी किन्नौर वासियों निवेदन करता हूँ कि ये जो किन्नौर अब तक पेज किसी राजनीतिक दलों का प्रमोट नहीं करता है, जाति धर्म का प्रचार नहीं करता है, लेकिन संविधान के नियमों के अनुसार जैसे हमारे अतिथि आते हैं, चाहे वो कानून के आएँगे तो कानून के दायरे में रहकर उनसे सवाल करेंगे, राजनीतिक दल के आएँगे तो राजनीतिक दायरे में रहकर उनसे सवाल करेंगे, डॉक्टर आएँगे तो डॉक्टर से, इसी प्रकार का हमारा यहाँ सवाल रहता है। तो चलिए हम मिलते हैं आज के अतिथि से हमारे आदरणीय अमरचंद नेगी जी से और उनसे जानेंगे उनके जीवन परिचय। तो मिलते हैं। नमस्कार सर, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका, आपने बुलाया। महोदय जी, आप न्यायालय में रहते हैं, आज यहाँ जनता के बीच में जनता के न्यायालय में है तो लेकिन आपसे रूबरू करवा रहे हैं, तो आपको बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपने समय निकाला, आपका बिजी शेड्यूल रहता है, हालांकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि आपके पास जनता का ही काम होता है। जी, जी। लेकिन आपका भी धन्यवाद, आपने मौका दिया जनता से रूबरू जी होने का। जी। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ अधिवक्ता महोदय से सवाल करने से पहले इनको कुछ कविता भी सुनाऊंगा और आप लोगों के समक्ष छोटी सी रचना भी रखूंगा। कोर्ट कचहरी कहते हैं कि कोर्ट कचहरी से दूर रहे लेकिन जानबूझकर जाता भी नहीं है, जाने के बाद हमें जो है अपने कानूनी तरीके से करना भी पड़ता है। तो चलिए कोर्ट कचहरी, जुल्म कर लो सजा सालों तक नहीं, जुल्म कर लो सजा सालों तक नहीं, मुजरिम बेल के लिए तरसे, कानून तो कानून है सब पर एक जैसे बरसे। कहने का मतलब है कि कानून तो कानून है, छोटा बड़ा चाहे राजनीतिक दल का हो सब पर एक जैसा बरसे। जी हाँ, कानून तो कानून है, बच्चा हो या जवान बूढ़ा, हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, सदा सत्य का पालन करना चाहिए। कोर्ट कचहरी से हमें दूर रहना हो तो गलत कार्य और गलत लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर भी कई बार हम लोग जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर जाते हैं, चाहे आप गलत काम करें चाहे या ना करें, लेकिन ये लेखा-जोखा रहता है। महोदय जी, तो कोर्ट कचहरी के बारे में सबसे पहले तो हम आपके जीवनी में जाएँगे। आपका जीवनी में सर अ, आप किन्नौर से हो और किन्नौर में थे तो आपका जन्म सर बाहर है, थोड़ा-सा आप प्रकाश डालेंगे तो कैसे क्या माता-पिता जी क्या सर्विस करते थे या नहीं, किसी इसमें काम से ऐसा बाहर? है कि मैं एक जी, जी, जी। मैं एक गरीब परिवार से संबंधित हूँ, जी, तो मेरे पिताजी हम परिवार काफ़ी बड़ा था। किन्नौर में भूमि कम थी, तो मेरे पिताजी ने अपनी आजीविका के लिए सिरमौर गए वो। जब सिरमौर गए 1964 में, तो उसके बाद वहाँ उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी और वहीं बस गए। तो मैं ही एक ऐसा उनका बेटा हूँ जो सिरमौर में पैदा हुआ हूँ। मेरे से बड़े 9 हैं बहन-भाई, वो किन्नौर में पैदा हुए हैं।
तो इसलिए पिताजी वहां बसे तो मुझे वहां मेरा जन्म हुआ और तीसरी तक मैं वहीं पढ़ा। उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ किन्नौर आया, 9वीं तक यहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मुझे कुछ घरेलू कारणों से सिरमौर जाना पड़ा और मैंने मानगढ़ से मैट्रिक की, जैसे आपने बताया। और नाहन में मेरा अपना घर है शहर में, तो वहां पे रहकर मुझे पढ़ाई करना ठीक लगा। वहां पढ़ाया पापा ने, और इसीलिए वहां जन्म हुआ है। लेकिन मूल निवासी मैं किन्नौर से हूँ और यहाँ भी मेरी संपत्ति है और किन्नौर में रह भी रहा हूँ। जिस प्रकार से जी। आपने जिक्र कहा गरीब परिवार से है, और आपने जिक्र भी कहा कि बड़े परिवार है, बहुत लोग थे, तो ऐसे में शिक्षा का उस समय का अभाव रहा होगा। तो ये हाँ, आप थोड़ा सा जिक्र करेंगे तो उन दौरान का, क्योंकि उस दौरान काफी दिक्कतें होती थी पढ़ाई में। हालांकि फीस कम था, लेकिन पढ़ाने के लिए फिर भी दिक्कतें आती थी। तो कैसे कैसे आप जो है 10th तक, फिर +2 तक, फिर आपका स्नातक, फिर आपका जो है कुरुक्षेत्र तक जाना ज़रूर, ताकि युवा लोगों को पता चले कि आपकी स्ट्रगल लाइफ़ जो है कैसे और कहाँ तक रही? देखो, ऐसा है कि अपनी स्ट्रगल तो हमने सिर्फ पढ़ाई की है, सारा खर्चा मेरे माँ बाप ने उठाया है। तो मैं उनका धन्यवादी हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि स्ट्रगल किया, लेकिन परिस्थितियां विपरीत थी। परिवार बड़ा था, लेकिन हमारे माँ बाप ने चाहा कि बच्चा पढ़े, और हमने कोशिश की कि हम पढ़े और हमने पढ़ाई पूरी की। तो स्ट्रगल तो ये है कि खर्चे की कमी होती थी तो तंगी में दिन निकाले और अपनी पढ़ाई में लगे रहे, यही कह सकते हैं। सर, बहुत कम लोग उन दौरान का जैसे पढ़ाई में रुचि रखते हैं। कारण ये है कि एक तो चलो अभाव, आपने लगन था, लेकिन बहुत कम लोग रुचि रखते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपने जो है एक अलग से टाइम और पीरियड निकाला। घर में काम-काज भी हो सकता है इतने सारे परिवार और के बीच में। तो ये कैसे समय निकालते थे आप पढ़ाई को जो है +2 तक, उसके बाद के और जो है आपने कैसे समय निकाला? समय टाइम पे स्कूल जाते थे, स्कूल से वापिस आके घर का छोटा-मोटा काम जो माँ-बाप देते थे, वो करते थे। उसके बाद अपना होमवर्क करते थे, सुबह फिर तैयार होके चले जाते थे। लेकिन उस समय ये ज़रूर था माँ-बाप का कि शाम को आके घर में काम करना ही पड़ेगा। सुबह-शाम घर वालों का हाथ बाँटना ही पड़ेगा। ये माँ-बाप का की ओर से एक आवश्यक ज़िम्मेवारी समझी जाती थी कि पढ़ाई करके ही वह पढ़ाई पर निर्भर नहीं होते थे। माँ-बाप कहते थे पढ़ाई तो करनी है, लेकिन घर को भी सँभालना पड़ता था, जो आजकल अब नहीं है ऐसा। महोदय जी, अभी आप कलम चला रहे हो, दिमाग चला रहे हो, ठीक है जी। तो उन दौरान आप जब काम करते थे तो क्या-क्या काम करते थे सर? घर का जी, जी। काम घर का जी, भई जी, घर बहुत का सारे काम गाय होते के हैं। लिए हल चलाना, हाँ, घर की गाय, भेड़-बकरी। जैसे गाय हमारे पास पाल रखी थी, गाय थी, बकरियाँ थी, तो उनके लिए जो है तो घास लेके आना। अब बाकी उनको समय पर लकड़ी लेके आना। जब घर में पानी के नलके नहीं होते थे, तो बड़ी भाभी बोलती थी खाना तो बन जाएगा, पर पहले पानी बौड़ी से पानी तो भर के ला, नलके से पानी तो भर के ला, फिर पानी लाते थे। ये सब करना पड़ता था, जो बड़े परिवार में सब करते हैं। लेकिन आज तो घर के अंदर नलके आ गए ना। महोदय जी, अब स्कूल लाइफ में जब आप पढ़ते थे, कभी ऐसा टाइम था जब आपने जो शरारत किया हो या टीचरों से डाँट खाया हो, या स्कूल या कॉलेज वो तो लाइफ हम में? मैंने बहुत वो मैंने शरारत भी की है और डांट भी सुनी है। मैं शरारत भी की है, डांट भी सुनी है। शरारत भी की है, डांट भी सुनी है। अ, घर के माहौल में तो पिताजी से या माताजी से या अन्य भाइयों से कभी डाँट या कोई ऐसा डाँट आपने जो सबक सीखा हो जीवन में? जीवन में मेरे पिताजी थोड़े सख्त थे। मेरे पिताजी थोड़े असूल वाले थे, तो उनकी मृत्यु अभी 2 साल पहले ही हुई है। तो मेरे से बड़े मेरे भाई साहब 20 साल के हैं। तो हमारे पिताजी इतने प्रिंसिपल थे कि जब तक पिताजी जीवित रहे, तो हम भाइयों ने कभी अलग होने की सोची तक नहीं। अलग होने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने बाप के सामने खड़े होके ये बोले कि हमें जो है अलग होना है। पिताजी हमारे कुछ असूल के थे, और जिस वजह से हमने नशा नहीं किया, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम गलत रास्ते में जाएँ। तो घर में पिताजी के असूल के होने की वजह से हम जो है तो गलत रास्ते में नहीं गए और सब अपनी जगह सेटल हो गए। ये आज के संदर्भ में भी बहुत ज़रूरी है
कि हम बच्चों को क्या करते हैं कि बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ रहा है, और मुझे लगता है ये बात गलत है। सबसे पहले हमें अपने बच्चे को मनुष्य बनाना है और सामाजिक प्राणी बनाना है। हमारे समय में गांव का बड़ा आदमी, गांव में रिश्ते में चाचा नाना ताया या कोई अन्य आदमी जो बड़ा होता था, अगर वो आ रहे तो हम रास्ते में हटते थे, और अगर वो हमें डांटे, कंचा खेलते हुए डांटे, किसी को पत्थर फेंकते हुए डांटे, गुलेल खेलते हुए डांटे, तो हम उस बात को छोड़ते थे। आजकल लोगों में अगर करें तो पड़ोसी के बच्चों को अगर हम डांटते हैं तो वो कहता है आपकी क्या हिम्मत है, मैं अपने बेटे को नहीं बोलता, आप क्यों बोल रहे हैं। उस वजह से हम समाज में घुल मिल नहीं पा रहे हैं, सामाजिक प्राणी नहीं बन पा रहे हैं। और हम जो है बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन एक मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। वो जो है हमारा जो समाज चला गया वो पैसे की तरफ चला गया, और जो सामाजिक मूल्य है उसको हम छोड़ रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को इंसान बनाएं तो वो किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे मजदूरी करे, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे लोक सेवक बने, अगर वो इंसान बने तो बड़ी बात है। और जब हमारे दिल में एक दया नहीं होगी, काइंडनेस नहीं होगा, और दूसरे के प्रति प्यार नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, तो समाज में एकता नहीं आ सकती, इंडिविजुअल्स हो जाएंगे, और फिर वो पश्चिमी सभ्यता आ जाएगी, पश्चिमी सभ्यता आ जाएगी। और जो हमारा बहुमूल्य है, जो हमारी हिंदुस्तान की, जो हमारे देश की, मेरे मातृभूमि की जो बहुमूल्य विरासत है, वो छूट जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चों को इंसान बनाना है। मेरी ये सोच है जी कि हम इंसान बनाए, जी, बहुत खूब। और इंसान बनाने के लिए इंसान जी बनाने के लिए इंसान बनाने के जी लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम आत्म चिंतन खुद करें। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा शराब ना पिए, मैं चाहता हूं मेरा बेटा बीड़ी सिगरेट ना पिए, और मैं शराब भी पीता हूं और बीड़ी सिगरेट भी पीता हूं, वो एक गलत बात है। अगर आपने अपनी औलाद को नशे से दूर रखना है तो घर में माहौल ऐसा चाहिए कि आपके जैसे जैसे बच्चा क्या होता है, बच्चा एक गूंदा हुआ आटा है, चाहे उसकी रोटियां बना दो या पूरी बना दो, वैसे एक मिट्टी का घड़ा है, बिना पका, उसको पकाना है, उसको पकाने के बाद उसका यूज होगा। तो घर में अगर हम ऐसा संस्कार नहीं देंगे, खुद संस्कारित नहीं होंगे, तो बच्चों को क्या बोल पाएंगे, बताइए आप। मैं खुद शराब पी के आऊं और बच्चे को बोलूं तू आप शराब मत पियो, कैसे संभव है, क्या एग्जाम्पल दूंगा मैं। तो सबसे पहले खुद सभ्य बने, तो घर का माहौल सभ्य होगा, तो बच्चे सभ्य होंगे। ये मेरी बात है, आपको बुरी लगे माफ करना, लेकिन मेरी सोच ऐसी है। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन सर। हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता आदरणीय अमरचंद नेगी जी, और उन्होंने कहा कि पहले इंसान बनाओ, बच्चा आटा गोदा की तरह रहता है। और बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे, और भी यहाँ कुछ कमेंट आ रहे हैं, बेहतरीन कमेंट है, उस पर हम प्रतिक्रिया चाहेंगे अतिथि महोदय से। महोदय सर, एक दो कमेंट लेता हूँ, बहुत बेहतरीन कमेंट आए हुए हैं। तो यहाँ पर दिनेश बिष्ट जी किन्नौर के बहुत बेहतरीन सिंगर है, इन्होंने कहा कि आपने गरीबों को हमेशा हेल्प की है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, इन्होंने कहा है सर। जी जी सर, आपको मेरी आवाज? इनका हाँ धन्यवाद। ऐसा नहीं है, आ रही है इनके प्रश्न को मैंने समझ लिया, सुन लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, और मैं खुद गरीबी से निकला हूं। मदद की या नहीं की ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है वो मैं करने का प्रयास करता हूं, और आगे भी प्रयासरत रहूंगा। ये बहुत खूब। एक कमेंट आया हुआ है, यहाँ पर हम रखेंगे, बहुत बेहतरीन है। योर अचीवमेंट शो हाउ मच यू हैव डन हार्ड वर्क इन योर लाइफ। सर, आपको बेहतरीन हार्ड वर्क जो आपने किया उसके बारे में जानना चाह रहे। सर, ऐसा है, हार्ड वर्क तो मैं अभी नहीं कह सकता। कानून मेरे हिसाब से, और जो मैं समझता हूं, जितना कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत आता है
वो मुट्ठी भर आता है और कानून महासागर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कानून को जानूं। मैं अभी तक भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं। कानून महासागर है, जैसे मैं आप कह रहा हूं, जो कुछ भी आता है मुट्ठी भर आता है। लेकिन इतनी बात मैं आपको कह दूं कि भारत के संविधान लागू होने के बाद, भारत में जो संविधान लागू हमारे देश का हुआ, जो सर्वोच्च कानून है वही हमारा धर्म होना चाहिए। और उस संविधान के तहत हर व्यक्ति को संवैधानिक शिक्षा दी जाए, तो हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो उसके अधिकार अपने आप ही सुरक्षित होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि कर्तव्यों पर जोर नहीं देते और अधिकारों पर जोर देते हैं। इस बात से मैं थोड़ा भिन्नता रखता हूं कि हमें शिक्षा कर्तव्यों की देनी चाहिए। अगर हम कर्तव्यों की शिक्षा लें और कर्तव्य हमारे मैंडेटरी हो जाएं तो हमारे अधिकार अपने आप, जहां से मेरा नाक शुरू होता है वहां से आपके कर्तव्य शुरू होते हैं और मेरे नाक तक आपके अधिकार हैं। इस तरह मैं सोचता हूं कि हमें कर्तव्यों पर अगर हम जोर दें, ये मेरी सोच है, चाहे गलत होगी तो भी माफ करना, लेकिन अगर हम कर्तव्य पर जोर दें तो जो है अधिकार अपने आप खड़े हो जाएंगे। जब मैंने वकालत शुरू की तो मैंने देखा कि घर में मियां बीबी के झगड़े बहुत कम आते थे, रेयर से रेयर आते थे। मियां बीबी के झगड़े गिने चुने आते थे, जहां पर अति हो जाती थी, नहीं बनती थी। क्यों वो था कि किन्नौर में शादी के समय एक प्रथा है जिसको मजोई बोलते हैं, मिडल मैन की प्रथा थी। वो मिडल मैन जो व्यक्ति होता था, वो व्यक्ति होते थे, वो क्या करते थे कि वो भी जीवन भर उन दोनों के छोटे मोटे बड़े झगड़ों को पहले सुलझाने की कोशिश करते थे और वो सुलझाते थे। आज के संदर्भ में क्या हो गया, इतने सालों में मैंने 22-23 साल में क्या देखा कि फॉर्मेलिटी के लिए दरमियान तो हैं शादी में, लेकिन वो जब झगड़ा होते तो पल्ला झाड़ देते हैं और हर छोटी मोटी बातों के लिए आज इस वक्त ये हालत आ गई है कि झगड़े बढ़ रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। जी महोदय जी, आपके लिए एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। वकील जो आप मतलब बहुत सारे हिमाचल में, भारत में जो हमारे हक हकूक को आप जो न्यायालय तक पहुंचाते हैं, तो मैंने छोटी सी कोशिश की है। और तो इजाजत है सर? बोलिए सर, बोलिए, कमाल है जी। शीर्षक है, दर्शकों से निवेदन है तो कृपया इस पेज को शेयर करते रहें और समझे हमारे जो अधिवक्ता है, हमारे वकील, हमारे एडवोकेट जिन्हों कहते हैं, वो किस प्रकार से समाज सेवा के साथ, न्यायालय के साथ सभी पक्षों का जो है कोर्ट में अपनी दलील को रखते हैं। तो वकील, न्याय का काला कोट पहने रहता वकील, आपको न्याय दिलवाने हर वक्त तत्पर रहता वकील। न्याय का काला कोट पहने रहता वकील, आपको न्याय दिलवाने हर वक्त तत्पर रहता वकील। हार जीत पेशा नहीं, ध्यान रखना है, हार जीत पेशा नहीं, संविधान के नियमों पर काम करता वकील, आपके काम का उतना ही वेतन लेता वकील। हार जीत पेशा नहीं, संविधान के नियमों पर काम करता वकील, आपके काम का उतना ही वेतन लेता वकील। आगे है, कोर्ट कचहरी से हटकर समाज सेवा भी करता वकील। कोर्ट कचहरी से हटकर समाज सेवा भी करता वकील, न जात न धर्म सभी वर्गों का केस लड़ता वकील। न जात न धर्म सभी वर्गों का केस लड़ता वकील। महिला पुरुष देवी देवता सबको न्याय देता वकील। यहाँ देखिए, भगवान का भी अगर कोई केस हो, आपने देखे होंगे राम मंदिर जैसे, अल्लाह मंदिर के यहाँ भी वकीलों ने सुलझाया है। महिला पुरुष देवी देवता सबको न्याय देता वकील, क्या अल्लाह क्या राम सबका काम करता वकील। तो आप ध्यान से इस चीज को समझिए। कोर्ट कचहरी से रिश्ता जब हमारा कोर्ट कचहरी से रिश्ता जुड़ता है तो कानून से वकील निपटे, क्या सच क्या झूठ, कानून का किताब देखे वकील। कानून के संविधान के अनुसार ही वो कोर्ट कचहरी में काम करते हैं। आगे है, रिश्ते नाते से दूर कानून से मजबूर, अपने पराया कोई नहीं फिर भी समाज में जुड़ा रहता वकील। रिश्ते नाते से दूर कानून से मजबूर, अपना पराया कोई नहीं फिर भी समाज से जुड़ा रहता वकील। न्याय का काला कोट पहना रहता वकील, आपको न्याय दिलाने हर वक्त रहता वकील। छोटी सी रचना थी सर, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं आपकी। इस पे ऐसा है कि जो आपने ये शब्द कहे,
ये शब्द बहुत गहरे हैं, लेकिन इस पर खरा उतरने की कोशिश तो हम वकीलों को करनी पड़ेगी। इस पर खरे उतरने की कोशिश तो हम वकीलों को करनी पड़ेगी। मोती जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। जब आपके पास कोई रिश्ते नाते का ऐसा केस आता है, तो ऐसे माहौल में आपको किस प्रकार से केस लड़ना होता है? अपना भी, सामने वाला अपना भी होता है, और हो सकता है वो केस के प्रति वो जो खिलाफ हो। तो ऐसे माहौल में आपका दिमागी संतुलन क्या कहता है सर? क्या कानून का साथ देखिए, देना चाहिए, या फिर उनको बचाने के लिए उनका साथ देना चाहिए? कानून का साथ देना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए। और अगर रिश्ते नाते का केस है, अपने खास सगे रिश्ते नाते का केस है, उस केस को खुद ही करना चाहिए, क्योंकि जहां पर ऐसी परिस्थिति आती है ना, वहां पे कानून कम याद आता है और भावनाएं ज्यादा याद आती है। उस सूरत में आप सही न्याय नहीं दिला पाते। कानून जो है भावनाओं से नहीं चलता, कानून भावनाओं से नहीं चलता, कानून कानून से चलता है। वो निष्पक्ष है। कानून किसी के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून बनाने का मंशा ये होता है कि सब पर बराबर बराबर लागू हो। और मैं अगर अपने रिश्तेदार की पैरवी करूं, तो मैं कानून को कम ध्यान रखूंगा और भावनाओं को ज्यादा ध्यान रखूंगा, क्योंकि भावनाओं से जुड़ाव ज्यादा होता है। तो हो सकता है मैं न्याय ना दिला पाऊं। जैसे डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते, वैसे ही चाहिए वकील अपने केस को, रिश्तेदार नातों के केस को ना ले। सर, एक कविता सुनाऊंगा, क्योंकि सारी जो शब्द है मेरे उत्तर है सर कविताओं के बीच में ही रहती है। तो मैं जी। पहले कविता सुनाऊंगा। ये है सर, अदालत का भीड़। जब एक जब जो जिसका केस होता है जब अदालत में जाता है, तो उस भीड़ को किस प्रकार से माहौल देखता है, तो वहां पर क्या हलचल रहती है, इस पर प्रतिक्रिया, और इसी के बीच में हम सवाल रखेंगे सर। विषय है अदालत का भीड़। अदालत का भीड़ ऐसा, जहां सबको न्याय का होता है इंतजार, कोई खड़े कोई बैठे, कोई सच्चे कोई झूठे। अदालत का भीड़ ऐसा, जहां सबको न्याय का होता इंतजार, कोई खड़े कोई बैठे, कोई सच्चे कोई झूठे। पति पत्नी का झगड़ा हो या मार धाड़ का लफड़ा, सबको रहना है खड़ा, कोई नहीं यहाँ छोटा ना बड़ा। पति पत्नी का झगड़ा हो या मार धाड़ का लफड़ा, सबको रहना है खड़ा, कोई नहीं यहाँ छोटा बड़ा। यहाँ भी कानून है पर नियम कायदा नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ भी कानून है पर नियम कायदा नहीं। लिस्ट सजी है सूचना बोर्ड पर टेबल में फाइल है ऊपर नीचे है। ये थोड़ा सा जोक्स टाइप की भी है। अब इसके नहीं, बारे में हम समझेंगे। यहाँ भी कानून है पर नियम कायदा नहीं। लिस्ट सजी है सूचना बोर्ड में, पर टेबल में फाइलें ऊपर नीचे पड़ी है। काले कोट वाले सभी न्याय के वकील दे रहे अपने अपने पक्ष को बचाने की दलील। काले कोट वाले सभी न्याय के वकील दे रहे अपने पक्ष को बचाने दलील। अच्छा, अफसर मजदूर किसान, यहाँ देखना सर, अफसर मजदूर किसान खुद कानून का मसीहा पुलिस जवान, सभी इस दरबार में खड़े हैं, कोई लेटे है कोई सोए पड़े है। जब तक केस नहीं आता है तो उस प्रकार का माहौल रहता है सर। अफसर मजदूर, एक सेकेंड, अफसर मजदूर किसान खुद कानून का मसीहा पुलिस जवान, सभी इस दरबार में खड़े हैं, कोई लेटे है कोई सोए पड़े है। नाम पुकारा जाता है, सबको मुजरिम वहां खड़ा किया जाता है। नाम पुकारा जाता है, सबको मुजरिम वहां खड़ा किया जाता है। कोई खुशी से बाहर आता है, कोई दुखी होकर बाहर जाता है। कोई खुशी से बाहर आता है, कोई दुखी से बाहर जाता है। कानून की देवी पट्टी में बंधी है, कानून की देवी पट्टी में बंधी है। तराजू कानून का सच झूठ से सजी है, तराजू कानून का सच झूठ से सजी है। देख इस दरबार को राम भगत, देख इस दरबार को राम भगत, महाभारत का धृतराष्ट्र दरबार लगता है। देख इस दरबार को राम भगत, महाभारत का धृतराष्ट्र दरबार लगता है। खुद को शकुनी के जाल में फंसा, खुद को शकुनी के जाल में फंसा, चक्रव्यूह में आज अभिमन्यु जैसा लगता है। चक्रव्यूह में आज अभिमन्यु जैसा लगता है। अदालत का भीड़ ऐसा, जहां सबको न्याय का होता इंतजार, कोई खड़े कोई बैठे, कोई सच्चे कोई झूठे। यहाँ आता है एक सवाल सर, कि ये जो लिस्ट होती है बाहर, लिस्ट तो बिल्कुल सीरियल वाइज चलता है, लेकिन जो है जब पुकारा जाता है तो
वो अलग होता है, ये अलग बात है। तो प्रक्रिया होती होगी, इसको हम समझना चाहेंगे। तो ये किस प्रकार के क्या अलग-अलग धाराओं के अलग-अलग जो है फाइलें रखी होती है, इस पर थोड़ा-सा आप संज्ञान दें सर। देखो, आपकी कविता मैंने सुनी, समझी, ये कुछ आपके दर्द है और कुछ सच्चाई है और कुछ जो सिस्टम चल रहा है उस पर प्रकाश है। बात सही है, लेकिन इसमें क्या करें? इसमें क्या करें? ये जब तक इंसान खुद अपने आप ईमानदार ना हो, हर इंसान जब तक खुद ईमानदार ना हो, तो कर क्या सकते? हम क्या चाहते हैं कि दूसरे से तो ईमानदारी का व्यवहार करें और खुद हम बेईमानी का व्यवहार करते हैं। तो ये दो जो सिस्टम है, उनकी लड़ाई के बीच में ये झगड़ा है, मतलब ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन न्यायालयों में ऐसा, जो जुडिशियल कोर्ट्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। कहीं एक दो बार आपको ऐसा लगा होगा। और मैं केवल अपना तजर्बा बता रहा हूं, हमारे हिमाचल प्रदेश में इतना कुछ नहीं है। अगर आप और जगह और राज्यों की बात करें तो वहां होगा, सिस्टम में कई कुछ होगा, लेकिन हिमाचल में अभी इतना नहीं है। आवाज शाम तक 4 बजे तक कोर्ट चलता है, तो आवाज शाम तक पड़ जाती है। ऊपर नीचे एक आधी बार कभी हुआ होगा तो मैं नहीं कह सकता। और बाकी रही बात जो आप कह रहे हैं कि मैं न्याय की देवी में पट्टी बांधी होती है और जी वो मैं धृतराष्ट्र समझता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने तथ्यों को सच्चाई से रखते हो, सच्चा ग्वाल लाते हो, तो इतना अंधेर कहीं नहीं है, कहीं भी इतना अंधेर नहीं है। लेकिन न्यायालयों में जो भीड़ है उसके बारे में आप सिर्फ न्यायालयों पर थोप रहे हैं, और हम आम पब्लिक, मैं भी आपकी तरह नागरिक हूं, हम अपना कर्तव्य कितना निभा रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम है, तो हम जिस पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो प्रधानों को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में क्या आम नागरिक को शिक्षित किया जा रहा है? जैसे छोटे मोटे कूल के झगड़े कि मैं ऊपरले खेत से, आपका खेत ऊपर है, मेरा खेत नीचे है, किसी छोटी किसी बात से आपसे मेरी नहीं बनी तो आप क्या कहते हैं, मैं उसको कूल नहीं देता। वो उस बात को लेके हम पहुंच जाते हैं अदालत में। अब अदालत में दीवानी प्रक्रिया संहिता है और उसके अपने रूल हैं, उसमें तरह तरह के सेक्शन है, तरह तरह के ऑर्डर, तरह तरह के लेवल में प्रधान अगर निष्पक्ष हो तो तुरंत क्योंकि पंचायत का प्रधान अगर मौके पे जाता है, पड़ोस वाले ही बोल देंगे इतने को पानी दे रहा। वैसे ही छोटे रास्ते के झगड़े हैं, वैसे चार दो मामले हैं, वैसे ही छोटी मोटी झगड़े हैं, गाली गलोच के झगड़े हैं। लेकिन है क्या कि जो जिन प्रतिनिधियों को हम लोग चुनते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। वो 5 साल में 2 साल उनकी ट्रेनिंग में लग जाता है, 2 साल का उनके पास कार्यकाल बचता है। लास्ट के साल में वो कहते हैं यार अब तो मैंने जाना है और क्या काम करूं। दूसरी बात, वो निष्पक्ष नहीं होना चाहते, वो बोलते हैं कि मेरा वोट बैंक, मैं अगर ए के पक्ष में दूं तो बी मेरा नाराज हो जाएगा। अगर इंसान निष्पक्ष हो जाए, मान लो मेरे घर में मेरे 2 बच्चे लड़ रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों लड़ रहे हैं, तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? भाई जो बच्चा गलत है उसको डांटना पड़ेगा, उसको उससे गलती मनवानी पड़ेगी, आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। ये अगर हमारा प्रतिनिधि, वो जिसने हम, जैसे हम घर में माँ बाप है, वैसे ही ग्राम पंचायत के जो हमारे प्रधान है वो हमारे प्रतिनिधि है, वो अगर वो अपना कर्तव्य निभाए, जो हमारे मेंबरान है कर्तव्य निभाए, तो अदालत में कम से कम 20% काम कम हो जाए, अदालत में रश कम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, मैं इतने सालों में किन्नौर में देख रहा हूं, जो पंचायत को केस ट्राइएबल बाय पंचायत मजिस्ट्रेट, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब लिख के भेजे थे ट्राइबल बाय पंचायत। कई ऐसे केसेस मेरे पास एग्जांपल हैं कि 15-15 सालों से उन केसों पर कुछ नहीं हुआ है, वो फाइलें वहां प्रधान जी के पास पड़ी है। तो अब आप इसको किसकी गलती बताएंगे? जागरूकता की कमी है। और जागरूक किसने करना है? सरकार ने।
अगर पंचायती राज अधिनियम के तहत जो अधिकार प्रधानों को प्रदत्त किए गए हैं, पंचों को प्रदत्त किए गए हैं, उसके बारे में शिक्षित किया जाए। मियां बीबी के झगड़े में खर्चा लगाने का अधिकार प्रधान जी को भी है, पंचायत न्यायालय को भी है। ये सब चीजें देखी जाए तो अदालत में रश कम होगा, बड़ी अदालतों में रश कम होगा। जब काम कम होगा तो एक फाइल पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, फिर न्याय निष्पक्ष। दूसरी बात यह है कि न्याय देने के लिए मंशा चाहिए, लेने के लिए भी मंशा चाहिए। न्याय देने के लिए भी मंशा चाहिए और लेने के लिए भी मंशा चाहिए। कानून 2 और 2 4 तो है नहीं, ऐसा है कवि साहब। जी बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही कहा सर। और पंचायती राज पर आया तो मैं थोड़ा सा जनहित पर ही हम सवाल करेंगे। जनहित पर सवाल करने से पहले मैं यहाँ पर सभी जनता से निवेदन करता हूँ, हमारा जो भी एपिसोड रहता है, जब जैसा हमारे पास जिस प्रकार के हमारे व्यक्तित्व हमारे पास पहुँचते हैं, आज न्यायालय के व्यक्ति पहुँचे, न्याय के जो हमारे दलीलों को आगे तक पहुँचाते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत हम सामाजिक हितों के बारे में जानेंगे। जब पंचायती राज की बात हुई तो सबसे पहले इसमें हम एक कविता सुनाएंगे, फिर हम आपके वहां तक जाएंगे सर। ठीक है सर। कविता थोड़ा स्लो सुनाना ताकि मैं समझ सकूं, थोड़ा धीरे से सुनाना ताकि मैं समझ सकूं। जी, संविधान सर, संविधान है, संविधान देता हमें बोलने की आजादी। मैं लाइट गई है, एक सेकेंड। आज Yalita saipa yo yali mali yo yalita konsang pana ze koryalasi konsang pana ze koryasi Yalita konsang pana de koryasi yalita ani amar channele। लाइट गई थी सर, थोड़ा यहाँ पर बैटरी बैकअप भी मेरा खत्म हो गया था, चार्ज नहीं किया था। चलिए छोटी सी रचना रखेंगे, उसके बाद हम सामाजिक जो गतिविधियों पर भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं होता है। और यहाँ संविधान मैंने आपको रचना कहा है, उसके बाद हम इसमें से जाएंगे। संविधान देता हमें बोलने की आजादी, संविधान देता हमें जीने की आजादी, जहां आप जाओ वहां आप स्वतंत्र हो, कंगना की तरह जो बोले आप स्वतंत्र हो, ये संविधान ने दिया है। जैसे आप देखते होंगे कंगना राव, चाहे आप बॉलीवुड वाले बोलेंगे, जो भी है, हमने एक छोटी सी रखा। संविधान जीत है, संविधान सच्चाई है, संविधान हक है, संविधान बराबर का हक देता है। लेकिन अभी भी कई समाज, यहाँ थोड़ा सा हास है, लेकिन अभी भी कई समाज संविधान के दायरे से बाहर काम कर रहा है, छुआछूत जैसे को बढ़ावा दे रहा है, मंदिर के आड़ में देवताओं का सहारा लेकर शोषण करता आ रहा है और कर रहा है संविधान की छवि को खराब। यहाँ पर हमने किसी धार्मिक चीजों को बताने का नहीं किया, संविधान की छवि को खराब हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा सर, पंचायती राज पर बात किया तो किन्नौर में पंचायती राज जब बन रहा था और किन्नौर को जब पंचायत के जो रजिस्टर को तैयार किया जा रहा था, तो यहाँ पर कॉलम नंबर जो हमारा 6-7 है, तो यहाँ पर इसको कॉलम नंबर 6-7 को सर किसने भरपाई किया, कैसे इन्होंने डिफाइन किया कि यहाँ पर ये आपके एसटी के है, ये एससी के है? तो आप थोड़ा सा संज्ञान लेंगे सर, क्या ये जो कॉलम नंबर 6 है और इसका जो भरपाई है, क्या सरकार को ही ठीक करना होगा या फिर इस पर हमें कोई कानूनी प्रक्रिया करना पड़ेगा? जी देखिए राम भगत जी, इस मामले पे मैंने एक किन्नौर जिला लोकतांत्रिक संगठन की ओर से
किन्नौर जिला लोकतांत्रिक संगठन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन दायर कर रखी है, जिसका नंबर 193 ऑफ 2019 है, जो अभी जेरे समायत है, बात ये रही कि वर्ष 2000 से पहले 1994 में जो पंचायती राज अधिनियम आया था, उसमें जनरल प्रोविजन थे, और उस बात को जहां जनजातीय बहुल राज्य हैं, वहां के एमपीओ ने प्रश्न उठाया था पार्लियामेंट के अंदर जी कि भाई इस तरह के ये जनरल प्रोविजन है, इससे जो की पोस्ट है, जैसे जिला परिषद के अध्यक्ष, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और कंसर्न पंचायत के प्रधान जो है, वो गैर जनजाति भी बन सकता है। उस बात को संज्ञान लेते हुए हमारे पार्लियामेंट ने पैसा एक्ट पास किया था। उस पैसे एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि इनकी पोस्टों पर केवल जनजातीय बहुल क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे और बनेंगे। तो जब ये बात आई तो हमने एक संगठन तैयार किया था, जिसको किन्नौर जिला लोकतांत्रिक संगठन के नाम से रजिस्टर किया गया, और हमने अपनी मांग और उस समय के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी से रखी, ट्राइबल सेक्रेटरी से रखी, और उसके बाद लगभग 18-20 साल तक हम तरह तरह से पत्राचार करते रहे। राजस्व विभाग से किया, पंचायती राज से किया। जब मुझे ऐसा लगा और मेरे संगठन के सक्रिय सदस्यों को ऐसा लगा, जिसको मैं, जो संगठन हमारा है, उनको ऐसा लगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, इन कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है, तो हमने निर्णय लिया कि हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण ले। है क्या, जिस बात को आप छेड़ रहे हैं ये बड़ी लंबी बात है। जिस बात को छेड़ रहे हैं इसमें किन्नौर जिला के किसी भी कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है। मैं स्पष्ट कह दूं, किन्नौर जिला के लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती की है कार्यकारी लोगों ने। माननीय टीएस नेगी जी ने एक किताब लिखी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया गया है कि किन्नौर जिला में अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी कैसे आई, जबकि वो किन्नौरा थे, उनकी आबादी कैसे बढ़ी। तो उन्होंने ये साफ लिखा कि ये गलती परगणक की है, जिसने प्रश्न पूछने गए, जनगणना के समय जो प्रश्न पूछने गए, उन्होंने प्रश्न पूछना चाहिए था किन्नौर के अंदर कि क्या आप किन्नौरा हो। उसने ये पूछा कि आप किस वर्ग से हो। तो लोग अनपढ़ थे, जो कपड़े बुनते थे उन्होंने जुलाया बता दिया, जो हल चलाते थे उन्होंने हाली बता दिया। तो इस तरह से उन्होंने, जब कोई जुलाया जिसने बताया, किसी ने कोली बताया, किसी ने हरिजन बताया, किसी ने लोहार बताया, किसी ने बाड़ी बताया, तो जो जनरल कैटेगरी में जनगणना में चले गए और एससी की पॉपुलेशन बढ़ गई। पहली जनगणना में एससी की पॉपुलेशन या नगण्य है, जो गैर किन्नौरा थे उन्हीं लोगों को अनुसूचित जाति दिखाया गया। लेकिन ये प्रगणक की गलती से यहां के 1/3 से भी ज्यादा लोगों को शेड्यूल कास्ट बना दिया। अब जनगणना में उनकी पॉपुलेशन आ गई, वो गलती चलती रही 2000 तक। आप अगर 2000 की जनगणना को आप देखेंगे तो उसमें 14,000-15,000 शेड्यूल कास्ट से घट के 7,000 कुछ रह गए थे। क्यों? कि ये मुहिम चला था कि लोगों को बताया गया कि आप किन्नौरा मूल निवासी है तो किन्नौरा लिखें, जब आप किन्नौरा हैं तो आप किन्नौरा जनजाति हैं, मूल निवासी किन्नौरा है तो किन्नौरा जनजाति हैं, और जो किन्नौरा जनजाति है वो अनुसूचित जनजाति है। लेकिन यहां हम लोगों ने भी और जनरल लोगों ने भी इसको एक अपने जातिवादी स्टेटस से जोड़ दिया कि भाई अगर फलानी वर्ग को हम जनजाति बना देंगे तो ये हमारे साथ आएगा, जो कभी संभव नहीं है। समाज में मैं अपने घर के अंदर मेरी निजी भूमि पर मेरे निजी मकान में किस तरह का व्यवहार करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है।
लेकिन जब मैं पब्लिक प्लेस में व्यवहार करता हूं तो मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं रहता, उस पर संवैधानिक नियम लगेंगे, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये जो छुआछूत की आप बात कर रहे हैं, ये सार्वजनिक स्थान पे छुआछूत करना जुल्म है। एक हमारा संविधान है पूरी दुनिया में जिसमें जो है पनिशमेंट का प्रावधान दिया है। पनिशमेंट आर्टिकल 17 में है कि अनटचेबिलिटी अगर कोई करता है तो वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून सम्मत उसको सजा दी जाएगी हमारा संविधान में। क्योंकि हमारे इस समाज हिंदुस्तान में, हमारे देश में जातिवादी प्रथा थी और निम्न जाति वालों से जानवरों की तरह छुआछूत किया जाता था। इसलिए उस समय के हमारे जो नेता थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने उस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में आर्टिकल 17 में ही ये लिख दिया कि छुआछूत करना, सार्वजनिक स्थल पर छुआछूत करना जो है एक अपराध है। लेकिन होता क्या है, जो आप कह रहे हैं कि मंदिर में छुआछूत, होता क्या है, इस चीज को कम करने के लिए शिक्षा देने का काम किसका है, लोगों को शिक्षित करने का काम किसका है, सरकार का। तो सरकार ने जिन लोगों को यहां बिठाया रखा है किन्नौर जिले में, और टैक्स पेयर का पैसे से उनकी तनख्वाह मिलती है, उनका माइंडसेट है क्या, ब्रिटिश काल का। वो लोग संविधान के तहत नहीं आते, वो एक बार पढ़ लिख लेते, पूरी मेहनत करते हैं, डिग्री अपना क्वालिफिकेशन करते हैं, इंटरव्यू में अंदर चले जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं काम करो या ना करो, तनख्वाह तो हमें मिल रही है, हमने किन्नौरों से क्या लेना। क्या वो रिपोर्ट भेजते हैं। यहां पे स्थिति ये है, किन्नौर जिले में स्थिति ये है कि जब किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत होता है तो वो बेचारा जाता है पुलिस स्टेशन में, वहां पीसीआर एक्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट में उसके एफआईआर हो जाती है। कोर्ट कचहरी में यह दलील दी जाती है कि हम तो सब जनजातीय हैं, एससी एट्रोसिटी एक्ट लगता नहीं, क्योंकि एससी एंड एससी पर एट्रोसिटी होगा तो लगता नहीं है। तो यहां पे क्या है, मूल किन्नौरे को जिनको अनुसूचित जाति दिखा दिया, ना वो घर का है ना घाट का। और अब तक आप बताइए कि क्या किन्नौर में कभी भी हमारे जिलाधीश महोदय ने ऐसा डेटा इकट्ठा करने का कोशिश किया कि किन्नौर जिले में पीसीआर के तहत कितने केस हुए, उन केसों में अगर वो बरी हुए लोग तो किन कारणों से बरी हुए, और उसकी रिपोर्ट क्या उच्च अधिकारियों को भेजा, ऐसा कुछ है नहीं। क्या उन्होंने कमेटियां फॉर्म की, क्या उन कमेटियों के तहत कोई मीटिंग बुलाई कि भाई किन्नौर जिला में छुआछूत तो नहीं है, अगर है तो किस तरह का है। कभी कोई ऐसी मीटिंग मेरे याददाश्त में तो कहीं हुई नहीं, अभी कागजों में कहीं अंधेरे खाते हो रही हो तो पता नहीं। तो ये सवाल है कि हमारे समाज में किन्नौरा और किन्नौरे के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा पाया गया है हमारे कार्यकारिणी ने। कार्यकारिणी ने इतना झगड़ा पा दिया है, और कार्यकारिणी झगड़ा कैसे पाती है, उस हमारे पॉलिटिकल विल नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, क्यों राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ये कोई मामला ही नहीं है। संविधान कहता है कि ये कम्युनिटी, ये ट्राइब जो है, ये जो ट्राइब है शेड्यूल ट्राइब होगा। जैसे किन्नौरा और कनौरा लिख दिया, वो उसके अंदर जो ग्रुप भी होंगे, उसके अंदर सब ग्रुप भी होंगे, वो सब ट्राइब होंगे जो किन्नौरा होगा। तो उस बात को तो इन्होंने दबा दिया। अब एक महोदय का मैं कोई भाषण सुन रहा था, वो किन्नौर जिला से नेता बने हैं, और उनके सामने बोर्ड लगा था 14, अब ये अपने अप्रैल की बात है, और वो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का व्यक्ति विशेष का, उनकी मैंने क्लिप भाषण सुनी सोशल मीडिया पर। कहते हैं कि भाई 2 हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ से लड्डू खाओ। भैया जो चीज हम नहीं है वो क्यों खाएं, जो चीज हमारे लिए नहीं है वो हम क्यों खाएं, दूसरे का हक क्यों खाएं, और दूसरे का हक ले क्यों। तो वो क्या शिक्षा हमारे समाज को क्या शिक्षा दे रहे, वो हमारे शिक्षा समाज को कह रहे हैं कि भाई राजनीति में रहो, दोनों हाथ से लूटो, मारो कूटो, समाज जाए बाढ़ में। हम क्या नैतिक शिक्षा देके जाएंगे लोगों को, जब प्रत्येक किन्नौरे को शेड्यूल ट्राइब बनाया गया। तो ये जाति से संबंधित थोड़ी है। क्या अगर हम हमारे को जनजाति लिख दिया जाएगा तो
यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, जो समाज में जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुपों के बीच में क्या मिक्सिंग हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। मंदिर किसका है? हम सबका, पूरे समाज का मंदिर है। मंदिर के खिलाफ थोड़ी हो सकते हैं। मंदिर हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हमारा उसमें हक है। लेकिन जो ये कार्यकारिणी की लापरवाही, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनकी लापरवाही, और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, वोट बैंक से पब्लिक, राजनीतिक लोग क्या है कि जो राजनीति में लोग सक्रिय हैं वो हर चीज को वोट बैंक से तोलते हैं कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। सामाजिक एकता की करने की बात, अगर सामाजिक एकता हो जाएगी तो खतरा हो जाएगा। और कार्यकारिणी लोग आते हैं, मेरे हिसाब से तो ये है कि किन्नौर में एज ए पनिशमेंट आते हैं। वो ट्राइबल एरिया है, इस माइंडसेट का ट्राइबल लोग है, सब्सिडी के लोग है, 7.5% वाले लोग है, क्या इनको पता है जो हम जनरल से आए इनको तो हम ऐसी हवा में बता दे? ये आप और हमारी गलती है। इसमें किन्नौर के किसी भी व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है, और हमारे किन्नौर के किसी भी वर्ग उपवर्ग की गलती नहीं है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, कार्यकारिणी की सबसे बड़ी गलती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि डायरेक्टर पंचायती राज ने अभी तक 7 चिट्ठियां लिख दी है। कभी वो लिखते हैं कि हमने लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन लिया, उसके मुताबिक ये होगा। कभी वो लिखते हैं पहले आप एससी से इलेक्शन लड़ो, बाद में जब एसटी का हो तो वहां एसटी लड़ो। अरे भाई, उनको पावर किसने दिया? अगर वो उनको उनकी अपॉइंटमेंट, अगर वो कोई अधिकारी बने हैं वो भी किसी कानून से बने, और उनको कानून के तहत काम करना है। लेकिन कानून तो उन्होंने कानून कौन सा? अरे बेयर संविधान का, अगर हमारे जो देश की मात्र कानून है, मात्र हमारा जो कानून है, उसका एक अक्षर भी वो पढ़ लें और न्याय करें तो ये झगड़ा ही ना हो, झगड़ा ही ना हो। वहां क्या है? पढ़ना नहीं है, सुनी सुनाई। सुप्रीटेंडेंट साहब अगर किन्नौर से होंगे, हाँ जी तुम्हारे वहां क्या कस्टम है, ऐसा जी लिख लो चिट्ठी। अगर जाएंगे, हाँ अमरचंद आया था, ये किस जाति का है, लिख दो जी। अरे भाई, जब संविधान लागू हो गया और संविधान ने प्रत्येक किन्नौरे को जनजाति बोल दिया कि ये शेड्यूल ट्राइब होगा, तो शेड्यूल ट्राइब होगा। ये कोई स्टेटस सिंबल थोड़ी है। अनुसूचित जाति होना कोई जुल्म थोड़ी है। उसको अनुसूचित जाति को शेड्यूल में इसलिए रखा गया कि उनके साथ छुआछूत होता था, वो डिप्राइव लोग थे, उनको अपलिफ्ट करना है, उनको रिजर्वेशन देके उनको अपलिफ्ट करना है, उनको मेन स्ट्रीम लोगों के साथ बराबर लाना है। वैसे ही किन्नौरा जनजाति को भी कि ये जो है, इनकी रीति रिवाज अलग हैं, इनका वेशभूषा अलग है, इनके पहरावे अलग हैं, और ये मेन स्ट्रीम से कट ऑफ रहे, मेन स्ट्रीम से कब हार्ड एरिया में रहते हैं, इनके कस्टम अलग है, मूरिंग अलग है। तो इसलिए हमारे को रिजर्वेशन दिया गया कि हम मेन स्ट्रीम में आ सकें। तो आप क्या कहते हैं कि जिन लोगों को किन्नौर में शेड्यूल ट्राइब लिखा उनको ज्यादा बेनिफिट मिलना था, जिनको नहीं लिखा उनको कम मिलना था? सारे किन्नौरे थे, सबकी जो भी मूल निवासी यहाँ का था किन्नौरा है, जो है वो किन्नौरा है। तो किन्नौरा लिखने में दिक्कत कहां आ रही है, मुझे बताइए। किन्नौरे को किन्नौरा हम मान क्या रहे हैं? हम मान रहे हैं जो संविधान ने हमें दिया वो दो, लेकिन अधिकारी कहते हैं हम तो 2 देंगे। भाई ये तो एक हिस्टोरिकल रॉन्ग नहीं है, ये इनजस्टिस है। इसलिए मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में दरवाजा नॉक किया है कि भाई ये आपके ये अधिकारी है, ये देने वाले कौन हुए? ये नौकरी करें, कानून के तहत करें, और चिट्ठी निकालने से पहले पॉलिसी डिसीजन को कैबिनेट में रखें। कम से कम ऑफिस मैनुअल तो पढ़ें कि भाई ऑफिस को किस तरह चलाना है। जब मर्जी हो चिट्ठी लिख देते, जैसी मर्जी चिट्ठी लिख देते। परिवार रजिस्टर के कॉलम को ठीक करो या ना करो, ये सेकेंडरी चीज है। भाई किन्नौरे को उसके शजरा सब में किन्नौरा तो लिखो। जब हम किन्नौर के लोग जमीन बेचते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, शेड्यूल कास्ट लिख लो, उसको शेड्यूल कास्ट लिख दिया तो उसको गैर किन्नौरे को जमीन बेचने भी तो दो। रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैंड ट्रांसफर एक्ट तो नहीं लगेगा शेड्यूल कास्ट पर, उसको गैर किन्नौरे को जमीन बेचने दो। उस समय तो तहसीलदार साहब डंडा लेके खड़े हो जाते, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट लाओ। जब बेनिफिट की बात आएगी तो बोलेंगे तुम शेड्यूल कास्ट है, बोला 2 हाथ में लड्डू खाओ। आप मेरे एग्जांपल को देखिए कि क्या ये कार्यकारिणी के लोग कर रहे हैं। 2 भाई, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटे को शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट दे दो, एक बेटे को शेड्यूल ट्राइब का दे दो। उनको बायोलॉजिकल एक्सीडेंट में उसका बाप कौन हुआ, उसकी मां कौन हुई? ये अन्याय नहीं है? एक आदमी एक समय में एक बच्चा शेड्यूल कास्ट पैदा करेगा, एक समय में दूसरी बार वो शेड्यूल ट्राइब पैदा करेगा, हो सकता है ऐसा?
तो आप ये मुझे बताइए कि इसमें आप कॉलम नंबर 6 की क्या बात कर रहे हो? कॉलम नंबर 6 है क्या? कुछ नहीं, एक बाबू का लिखा हुआ कागज है। क्या है ये? अन्याय है। लोगों को बांट के रखना है, आपस में किन्नौरों को लड़ाना है, किन्नौरों को आपस में लड़ाना है, बाकी क्या है ये? उससे क्या होगा? जाति व्यवस्था चली रहेगी। उससे क्या होगा कि अगर किसी को बाहर करना है तो उसका, आप ये देखिए, ऑनलाइन का जमाना है, परिवार रजिस्टर ऑनलाइन है, परिवार रजिस्टर में लिखा अनुसूचित जाति, सर्टिफिकेट दीजिए जनजाति। तो सर्टिफिकेट होता क्या है? सर्टिफिकेट होता है तथ्यों को वेरीफाई करके प्रमाणित करना। जो आदमी तथ्यों को वेरीफाई करके प्रमाणित कर रहा है वही कार्यकारी अधिकारी प्रमाणित कर रहा है कि ये आप शेड्यूल ट्राइब हो, वही अधिकारी फिर प्रमाणित कर रहा है कि आप शेड्यूल कास्ट हो। तो पागल कौन है? पर प्रमाणित करने वाले की जिम्मेदारी क्या? प्रमाणित कर रहा है, उसको टैक्स पेयर का पैसा दिया जा रहा है, उनकी तनख्वाह हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जा रही है। क्या वो हमारे राजा हैं और हम प्रजा हैं? क्या वो हमारे राजा हैं? फ्यूडल सिस्टम चल रहा है, लोकतांत्रिक देश है, संविधान से देश चलेगा। हमारा धर्म संविधान है, संविधान ने कह दिया कि जनजाति ये है तो जनजाति होगा, संविधान ने लिखा है ये अनुसूचित जाति होगा। मैं कहता हूं कि किन्नौरा राजपूत लिख के सर्टिफिकेट दो, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दो, किन्नौरा कोली लिख के शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दे सकते हैं? नहीं दे सकते, जो नहीं दे सकते, लेकिन हम तो दो दे रहे हैं। भाई तुम देने वाले कौन? हमारे बाप हो। जो संवैधानिक सिस्टम है, जो संविधान कहता है, जो कानून है, कानून सम्मत दीजिए। जिन गलत चीज क्यों देना है? गलत चीज लेना भी क्यों है, देना भी क्यों है? यहां से तो बेईमानी शुरू है। और हम 24 घंटा अपने गले में तलवार लटका के रखे कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। कई लड़के मेरे पास आते हैं कि सर ऑनलाइन जो हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वहां ऑनलाइन परिवार रजिस्टर को चेक किया जा रहा है तो हम शेड्यूल कास्ट पाए जा रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है। गलत किसके साथ हो रहा है? तो ये मेरी बात है, बाकी ज्यादा क्या कहूं। इसमें गलती किन्नौर, किसी भी हमारे किन्नौर के समाज की कोई गलती नहीं है। हमारा समाज बड़ा मतलब इंटरवोवन है, इंटरडिपेंडेंसी है। किन्नौर कोई भी हमारे किन्नौर के आदमी, किसी ने ना तो हमारे को ऐसा गलत कहा है, ना ही कोई सिस्टम में कोई आवाज उठी है। ये कार्यकारिणी की दोष है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सर, आपने अच्छी तरीके से समझाया कि किन्नौर के लोगों का कुछ नहीं है, लेकिन किन्नौर के लोगों को उलझाने का काम किया है। और एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। एक दो सवाल रखेंगे आपके पास। जितने भी यहाँ पर सुषमा जी कह रहे हैं, सुषमा कृष्ण जी, जो इन्होंने कहा कि जितने भी किन्नौर से एमएलए रहे उन्हें कॉलम नंबर 6-7 का ज्ञान नहीं है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, अब ये इस बारे में मैं क्या बताऊं, ये सवाल जो है उनको, जो यहां से एमएलए रहे उनसे पूछना चाहिए। मैं क्या कहूं, मैंने तो आपको सारांश में सब बता दिया। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में बोल दिया, कार्यकारिणी की गलती बता दी जो मुझे समझ आई। इसीलिए मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट में गया हूं कि भाई एक आदमी को एक ही रहना दिया जाए, एक आदमी को एक ही रहना दिया जाए। अगर हम संवैधानिक रूप से शेड्यूल, अगर कोई संवैधानिक रूप से शेड्यूल कास्ट है तो उसको शेड्यूल ट्राइब क्यों बनाना है? और कोई संवैधानिक प्रावधानों के प्रत्यक्ष शक्तियों के तहत, अधिकारों के तहत अगर कोई शेड्यूल ट्राइब है तो उसको शेड्यूल कास्ट क्यों बनाना है? ये मेरी समझ से बाहर की बात है। और इनका सवाल रिस्पेक्टफुली मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल उनको उन लोगों से पूछना चाहिए जो इसके लिए जो रहे हैं। मैं किस व्यक्ति विशेष, किसी अधिकारी के लिए क्यों बोलूं? जी जी जी, चलिए सर, जाते जाते आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को बताया अपनी ओर से। किन्नौर के युवाओं के लिए, किन्नौर के महिलाओं के लिए, किन्नौर के वृद्ध के लिए, किन्नौर के किसान बागवान सब के लिए कोई ऐसा मैसेज अपनी ओर से सर? मैसेज मेरा ये है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए ईमानदारी से जो हमें काम है उसको ईमानदारी से करें। और अपने समाज में, जो हमारा किन्नौरा समाज है, रिच कल्चर है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, और जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से निकलते हैं उनमें एक शिक्षा है, वो कम खाना जानते हैं और गम खाना जानते हैं। जो वो मिल बांट के खाना भी जानते हैं और गम खाना भी जानते हैं।
वो अपने भाई के बच्चे को भी अपना भाई अपना बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारा रिच कल्चर है। और हमारी नई सिस्टम को, नए टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है, लेकिन अपनी जो अच्छाई हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में जो हमारी अच्छाई है, उसको नहीं छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और किन्नौर को हमने प्रदेश स्तर पर नहीं, पूरे देश स्तर पर किन्नौर बनाना है, और अपनी संस्कृति को ना छोड़ते हुए, और सब लोगों को मिलके सारे समाज की भलाई के लिए, अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं, और सभी को ईमानदारी से, लगन से अपने काम को करना चाहिए। यही मैं कह सकता हूँ। जी, बहुत खूब सर। 2 सवाल आए हैं, महत्वपूर्ण है, लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे अलविदा लूंगा। ललित मोहन जी कहते हैं कि किन्नौर के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरचंद नेगी को नमस्कार, जानकारी चाहिए थी कि एजरमेंटी राइट एक्ट के बारे में। किसके? एजमेंट्री एजमेंट्री EASC एजमेंट्री राइट एक्ट बताया इन्होंने, कमेंट में पढ़ना सर। हाँ जी, ईजमेंट्री राइट। हाँ तो हाँ, अब ये इनका इंडिविजुअल सवाल है। ये हमारे अधिकार, ईजमेंट्री जो राइट है, ये अधिकार होते हैं, जैसे किसी के खेत से आगे, खेत से अपने दूसरे के खेत से चल निकल के आगे जाना, अपने खेत में जाने के लिए अगर बीच में किसी और का खेत आता है, उस बारे में ईजमेंट्री राइट होता है। पानी, कूलों में कूल का यूज करना, इसमें ईजमेंट्री राइट के बारे में आता है। ये हमारे अधिकार होते हैं जो दूसरे की जमीन पर होते हैं, मतलब अपनी जमीन पर नहीं, दूसरे की जमीन पर जो अधिकार होते हैं हमारे, वहां से गुजरना, खेती बाड़ी के लिए गुजरना, या किसी के मकान के साथ से कोई रास्ता है तो उसको आप 20-22 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन अधिकारों के बारे में है ये कानून है। जी बहुत खूब। एक और एक नेगी सूरज जी कहते हैं कि सर हम किन्नौर में डबल सर्टिफिकेट रख सकते हैं। सवाल यह है, यदि नहीं तो कुछ लोग 2003 के ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोसीडिंग का हवाला देकर कहते हैं कि रख सकते हैं, कृपया कानून का पक्ष रखें। मैं कानून का पक्ष ये रखता हूं कि ट्राइबल डेवलपमेंट की प्रोसीडिंग मेरी नॉलेज में नहीं है। वो तारीख बता दें, मैं उसको पढ़ लूंगा। मैं तुक्का नहीं मार सकता जब तक मैं किसी डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ा, ओपिनियन नहीं देता हूं। और डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसका सोर्स को देखना पड़ता है, क्या वो डॉक्यूमेंट को जारी करने के लिए उसकी परिस्थितियां थी। डॉक्यूमेंट जिस तरह से मर्जी चिट्ठी निकाल दो कोई, उसके तहत कोई प्रदर्श शक्ति थी या नहीं थी वो देखा जाएगा, तब उस डॉक्यूमेंट का आकलन करके मैं मेरी ओपिनियन क्या होगी मैं दे सकता हूं। लेकिन 2 सर्टिफिकेट रखना मेरे हिसाब से मोटी मोटी बात, अगर मैं कानून में ना जाते हुए भी अगर कोई हिमाचल प्रदेश लैंड रिकॉर्ड मैनुअल को पढ़े तो उसमें लिखा होता है, जब दरख्वास्त देते हैं उसके नीचे लिखा होता है कि मैं, अगर मेरे द्वारा दिया गया कोई तथ्य झूठा पाया गया तो मैं जो है तो कानूनी रूप से सजा पाने का हकदार हूंगा। तो एक आदमी 2 तरह का सर्टिफिकेट रख सकता है, ये कभी भी मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर उनके पास कोई ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो तो मुझे दें, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है तो मुझे दें, और मैं तुरंत प्रभाव से रिट को वापस ले लूंगा। बहुत खूब सर। आप हमारे किन्नौर अब तक पेज जो जनता की आवाज को उठा के लेकर आता है, इसमें जुड़े, तो आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। आप भी किन्नौर की सेवा कर रहे हैं, और इससे ज्यादा प्रयास करें। आप दिन दुगनी रात चौगनी उल्टी करें, लेकिन मकसद एक ही रखें कि समाज की सेवा हो, अपने किन्नौर की सेवा हो, प्रदेश की सेवा हो, देश की सेवा हो। बहुत बहुत आभार सर। आपका आशीर्वाद प्यार बना रहे धन्यवाद। हमारे किन्नौर के लिए, मेरे लिए। कोई मिलते हैं फिर गलत बात कभी, कोई बोली गई हो सामाजिक मुद्दा। और मेरे से कोई अपशब्द बोला गया हो कोई, तो माफ करें। और मेरी भावनाएं किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है, और हमारा किन्नौर तरक्की करे। धन्यवाद जी, नमस्कार, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े थे हमारे किन्नौर के अधिवक्ता आदरणीय अमरचंद नेगी जी। तो हमारा मकसद रहा कि संविधान का जो कानून के नियमों को जानना, जिस प्रकार से पंचायत और की कार्यप्रणाली और रेवेन्यू की कार्यप्रणाली आदि, जो कॉलम 6 कभी, क्योंकि कानून के ज्ञाता थे तो पूछना जरूरी था। तो चलिए मिलते हैं हम इसी प्रकार के एपिसोड में, रूबरू एपिसोड के महीने के अंतिम एपिसोड में। हमारा इस बार प्रयास रहेगा कि आदरणीय
पूर्व विधायक तेजवंत नेगी जी को लाने का कोशिश करेंगे हम, और उनसे जानेंगे कि किन्नौर को जो है राजनीति में उनका क्या भविष्य के योगदान रहने वाला है। तो मिलते हैं। तो फिलहाल रूबरू एपिसोड महीने के अंतिम शुक्रवार को होता है, और हम फिलहाल कल मिलेंगे आपके समक्ष साप्ताहिक बुलेटिन में। और तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। हमारा प्रयास रहता है हमारा किन्नौर बेहतर बने, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हर चीज से। तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बना रहता है पूरे किन्नौर के लिए। यह पेज है, आप चाहे महिला मंडल के हो या युवक मंडल के हो, या बागवानी से संबंधित रखते हो या इंजीनियरिंग से संबंधित रखते हो, अपने भाव विचारों को यहाँ प्रकट करना चाहते हो, कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, जरूर मुझसे संपर्क कीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर किन्नौर को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कल तक के लिए, नमस्कार।